नमस्ते बच्चों, मैं सतीश अवस्थी संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में अपन विशेषण के बारे में पढ़े थे। विशेषण का एक स्तर अपन ने कर लिया था। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बता दिया। और फिर मैंने ये बताया था कि जो संकेतवाचक विशेषण है, जिसको सार्वनामिक विशेषण अपन लोग कहते हैं, उसमें नोट लिखा के मैंने ये लिखाया था सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसमें नोट लिखाकर मैंने ये लिखाया था कि कोई भी वाक्य तुम्हारे सामने आए और उस वाक्य के अंदर वह आ जाए, उस वाक्य में यह आ जाए, उस वाक्य में इस आ जाए, उस वाक्य में उस आ जाए, उस वाक्य में इसे आ जाए और उस वाक्य में उसे आ जाए। अगर उस वाक्य में कोई आ जाए, अगर उस वाक्य में कुछ आ जाए, तो इन शब्दों के तुरंत बाद अगर संज्ञा पद आ रहा है तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा, और इन पदों के बाद अगर संज्ञा पद नहीं आ रहा है तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। मैंने कहा इस पुस्तक को उठाओ, एक वाक्य ये लिखा मैंने। दूसरा वाक्य है यह लड़की बहुत सांवली है। तीसरा वाक्य है कोई व्यक्ति इधर आ रहा है। और अगला वाक्य है कोई लड़का मुझे देख रहा है। और अगला वाक्य है यह पानी तो सबका है। ये वाक्य मैंने लिख दिए और मैंने आपको एक नोट लिखाया है, अगर ये चीज़ें हों, ये शब्द हो और इनके तुरंत बाद संज्ञा पद है तो सार्वनामिक विशेषण होगा, इनके तुरंत बाद संज्ञा पद नहीं है तो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। मैंने शब्द लिखा पुस्तक, इस, यह, कोई, कोई, यह, ये मिल गए। इसके बाद पुस्तक है और पुस्तक है संज्ञा। पक्का बच्चे लोगों? यह के बाद है लड़की, लड़की बोले तो संज्ञा, और कोई के बाद व्यक्ति है, व्यक्ति बोले तो संज्ञा, और कोई के बाद लड़का है, लड़का बोले तो संज्ञा, और यह के बाद पानी है, पानी बोले तो संज्ञा। सबके बाद संज्ञा मिल गई, सब में सार्वनामिक विशेषण है। हमने यही लिखाया वह, यह, इस, उस, इसे, उसे, कोई, कुछ, इन शब्दों के तुरंत बाद अगर संज्ञा पद आ जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है, अगर तुरंत संज्ञा पद नहीं आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण नहीं होता है। अब एक बात आपको बतानी है, थोड़ा सा रुकेंगे अपन लोग कि गुरुजी हमारे ये समझ में आ गया, पानी संज्ञा आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, हमने मिटा दिया। ये आपको समझ में आ गया, इसको हमने मिटा दिया। ये आपको समझ में आ गया, इसको हमने मिटा दिया। अगर यही वाक्य लेते हैं, ये वाक्य है आपका, दोबारा लिखता हूँ मैं पुनः लिख देता हूँ इस वाक्य को कि यह, मैंने लिखा यह लड़की बहुत सांवली है। ये वाक्य तुम्हारे सामने आ गया। इसमें एक पद होता है ये मेरे बच्चे लोगों, इसमें एक पद होता है ये, इसमें एक पद होता है ये, और इसमें एक पद होता है ये। पद कितने हैं? 4, और 4 ही प्रश्न इस पर बनते हैं। अगर ये वाक्य आपको दे दे और देने के बाद अगर इस पर रेखांकित करें, मेरी बात को समझना, अगर रेखांकित यहाँ हो रहा है तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। क्यों? कि काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, सांवला है, लाल है, नीला है,
ईमानदार है, बेईमान है, चतुर है, चालाक है, अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कसेला है। ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो मेरे बच्चे ये शब्द क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। एक प्रश्न, अगर वाक्य में एग्जामिनर इसके नीचे रेखांकित कर दे तो मैंने बताया कि प्रविशेषण शब्द वो शब्द होते हैं जो वाक्य में विशेषण शब्दों से पहले लगकर उसकी विशेषता को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो ये शब्द प्रविशेषण है क्योंकि विशेषण शब्द के साथ लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है और उसकी विशेषता को और अधिक बढ़ा रहा है, तो इसे कहूँगा मैं प्रविशेषण। पक्का मेरे भाइयों? अगर वो रेखांकित लड़की पर करता है तो सांवली कौन है? लड़की। सांवली क्या है? विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। तो लड़की शब्द होगी आपकी विशेष्य और इसका दूसरा नाम कहूँ तो होगी इसमें संज्ञा। पक्का? इसमें गुणवाचक विशेषण होगा, इसमें प्रविशेषण होगा, इसमें विशेष्य होगा। 3 पद आपकी क्लियर कर दिया। शब्द बचा आपका यह, और मैंने ये लिखाया है अगर वाक्य में वह आ जाए, यह आ जाए, इस आ जाए, उस आ जाए, इसे आ जाए, उसे आ जाए, कोई आ जाए और कुछ आ जाए और इन शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा हो तो उनमें सार्वनामिक विशेषण होता है। यह आ गया, यह के तुरंत बाद लड़की है, लड़की संज्ञा है, इसलिए इस पद में होगा सार्वनामिक विशेषण। क्लियर मेरे भाइयों? ये पद बोले तो गुणवाचक विशेषण, ये पद बोले तो प्रविशेषण, ये पद बोले तो विशेष्य और ये पद बोले तो सार्वनामिक विशेषण। ये हुई आपकी बात। आगे बात करते हैं अपन। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और मैंने लिखाया था आपको कि संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेरे बच्चे लोगों निश्चित और एक होते हैं आपके अनिश्चित। पक्का? ये 2 होते हैं। मैंने कहा मेरे गांव में 500 लोग रहते हैं, ये निश्चित संख्या है तो इसमें संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक भी कौन सा होगा? निश्चित संख्यावाचक। मेरे गांव में बहुत से लोग हैं तो बहुतों की कोई निश्चित संख्या नहीं है तो इसमें होगा अनिश्चित। मेरी कक्षा में कुछ लोग पढ़ते कुछ छात्र हैं, अनिश्चित हो गया। और मेरी कक्षा में 25 छात्र पढ़ते हैं, ये निश्चित हो गया। तो समझ गए? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत वही चीज़ें आती हैं जिनको गिना जा सके। और इसका एक दूसरा और है अगला विशेषण परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। जिन चीज़ों को गिना जाएगा वो संख्यावाचक में आएंगी, जिन चीज़ों को नापा और तोला जाएगा वो परिमाण में आएंगी। अब मैं आपको बता दूं निश्चित कौन कौन सी संख्याएं होती है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप सुनिए मेरे को। निश्चित संख्यावाचक, पहला मेरा लिखा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसकी परिभाषा तो आपको पता ही लग गया इसके नाम से। ऐसा विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उनको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर लिया है मैंने 1, इसमें मैंने लिखा है गणनावाचक। गणनावाचक, और गणनावाचक में भी मैंने 2 हिस्से किए हैं मेरे बच्चे लोगों। एक किया है मैंने पूर्णांक और एक किया है मैंने अपूर्णांक। 2 हिस्से कर दिए। पूर्णांक का मतलब होता है 1,
पूर्णांक का मतलब होता है 2 और पूर्णांक का मतलब होता है 3, ये लिख दिया। अपूर्णांक की बात करूं तो 1.25, अपूर्णांक की बात करूं तो 2.5, पक्का। तीसरी बात करता हूं मैं क्रमवाचक। क्रमवाचक में होगा मेरे बच्चे लोगों पहला, क्रमवाचक में होगा आपका दूसरा और क्रमवाचक में होगा आपका तीसरा। अगले की बात करता हूं मैं, अगला है आवर्तीवाचक, और आवर्तीवाचक इसमें करूंगा मैं दुगुना, इसमें करूंगा मैं तिगुना, इसमें करूंगा मैं चौगुना, ठीक है ना, इसमें करूंगा मैं चौगुना, पक्का। अब बात करता हूं मैं 4 समुदायवाचक में करूंगा भाई वो दोनों, समुदायवाचक में करूंगा तीनों और समुदायवाचक में करूंगा चारों, ठीक है। अगली बात करता हूं मैं 5वीं समुच्चय बोधक, और समुच्चय बोधक में करूंगा मैं शतक, इसमें करूंगा मैं जोड़ा, इसमें करूंगा मैं दर्जन, ठीक है। उसके बाद करता हूं मैं छठी में है विप्सावाचक। विप्सावाचक का मतलब होता है व्यापकता, विप्सावाचक का मतलब होता है व्यापकता। विप्सावाचक में करूंगा मैं प्रति, करूंगा मैं प्रत्येक और करूंगा मैं हर, ये मैंने आपको लिख दिए। अब सुन लीजिए बच्चे लोगों, जो मैंने ये संख्याएं लिखी हैं आपके सामने, ये सारी संख्याएं निश्चित होती हैं। अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इनमें से आ जाए तो इनको आपको निश्चित संख्या माननी है, पहली बात, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। दूसरी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सुन लीजिए आप थोड़ा सा और। निश्चित संख्या बताए तो निश्चित और निश्चित संख्या नहीं बताए तो अनिश्चित। इसके अलावा अपन एक बात ध्यान रखते हैं, जिस संख्या को देखने के बाद हमारी धारणा 1 बनती है वो निश्चित होती है, जिसको देखने के बाद हमारी धारणा 1 से अधिक बनती है वो अनिश्चित है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, मैंने कहा दिनों, मैंने कहा वारों, मैंने कहा सालों, मैंने कहा महीनों, मैंने कहा हजारों, मैंने कहा लाखों, मैंने कहा करोड़ों, ठीक है। ये जब चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो दिनों का मतलब क्या होता है? दिनों का मतलब 2 दिन भी होता है, 10 दिन भी होता है, 20 दिन भी होता है, 22 दिन भी होता है, 100 दिन भी होता है। वारों का मतलब 2 भी होता है, 4 भी होता है, 7 भी होता है। सालों का मतलब 2, 4 साल। अर्थात इन शब्दों को देखने के बाद हमारी धारणाएं 1 से अधिक हो जाती हैं। किसी निश्चित संख्या पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, हमारे अंदर एक विचार नहीं आते हैं, इसलिए ये सारी संख्याएं कैसी हैं? अनिश्चित हैं, और ये सारे किस में जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। 2 बात। तीसरी बात और सुन लेते हैं, अपन बात करते हैं चर्चा कि अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है, अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है और उस वाक्य में लगभग शब्द लगा हुआ है, लगभग शब्द लगा हुआ है, तो मान लेना वो संख्या होगी अनिश्चित। क्यों?
लगभग शब्द इस बात को इंगित करता है कि जो संख्या दे रखी है वाक्य में उससे एक दो कम भी हो सकते हैं और एक दो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लगभग आ जाए तो क्या करेंगे? अनिश्चित। पहला वाक्य, पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, अगर किसी वाक्य में दो संख्याएं परस्पर दी हुई हैं, अगर किसी वाक्य में दो संख्याएं परस्पर दी हुई हैं तो ऐसा वाक्य भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का होगा। नंबर 3 बात मेरे बच्चे लोगों, अगर किसी वाक्य में संख्यावाची शब्द के ऊपर ओ की मात्रा लगी हुई है, अगर किसी वाक्य में संख्यावाची शब्द के ऊपर ओ की मात्रा लगी हुई है तो वहाँ भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे मैंने अभी बताया साल और मैंने लिख दिया सालों, ओ की मात्रा लग गई, अनिश्चित। लगभग शब्द आए तो क्या कहेंगे? अनिश्चित। दो संख्याएं आए तो क्या कहेंगे? अनिश्चित। ओ की मात्रा आ जाए तो क्या कहेंगे? अनिश्चित। अब सुनिए पहला वाक्य, हम तीनों ने मिलकर 10 निबंध लिखे। ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, हम दोनों ने मिलकर लगभग 10 निबंध लिखे। तीसरा वाक्य, आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर पड़ा। आर्थिक मंदी का असर कितने लोगों पर पड़ा? करोड़ों लोगों पर पड़ा। 5 साल बाद उसका पति घर आया। सालों बाद मुझे मेरा दोस्त मिला। सालों बाद मुझे मेरा दोस्त मिला। आगे, मुझे 10 रुपये चाहिए। मुझे 10-20 रुपये चाहिए। इस गांव में लगभग 2000 लोग रहते हैं। अगला वाक्य, इस स्कूल में 500 लोग पढ़ते हैं। अगला,
नोटबंदी का असर 2 करोड़ लोगों पर पड़ा। बच्चे लोगों विचार कीजिए, 10 सेकंड का समय देता हूं आपको। ये वाक्य आपके सामने दे दिए मैंने, आपने चिंतन किया होगा। अपन बात करते हैं, हम तीनों ने मिलकर 10 निबंध लिखे, एक धारणा बनती है 10 लिखे बस, तो इसमें होगा निश्चित संख्या वाचक विशेषण। क्लियर भाइयों? हम दोनों ने मिलकर लगभग 10 निबंध लिखे, तो मैं आपको नोट बता चुका हूँ, नोट लिखा चुका हूँ। लोग मैंने बता दिया था कि अगर किसी वाक्य में संख्यावाची शब्द से पहले अगर लगभग शब्द लगा हुआ है तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। परंतु 2 सेकंड के लिए मैं आपको रोकना चाहूँगा मेरे बच्चे लोगों। अगर रेखांकित कहीं भी नहीं है तो आंख बंद करके कह देना इसको अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। परंतु एग्जामिनर बड़ा चतुर चालाक होता है, अगर उसने इस पर रेखांकित कर दिया दोनों पर, तो ध्यान रखना दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सातों ये निश्चित होते हैं। केवल इसमें तो है निश्चित, अगर रेखांकित यहाँ होता है तो निश्चित, रेखांकित कहीं भी नहीं होता तो फिर ये अनिश्चित। पक्का भाइयों? ये आपको अपन ने क्लियर कर दिया, इसको कहेंगे अपन अनिश्चित। आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर पड़ा। करोड़ों का मतलब 2 करोड़ भी होता है, 4 करोड़ भी होता है, 40 करोड़ भी होता है, 50 करोड़ भी होता है। और मैंने एक नोट भी लिखाया था, जिन वाक्यों में संख्यावाची शब्द के ऊपर ओ की मात्रा लगी हुई होती है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ये हो गया अनिश्चित। 5 साल बाद उसका पति घर आया, निश्चित है 5 साल, ये हो गया आपका निश्चित। सालों बाद मुझे मेरा दोस्त मिला, सालों का मतलब 2 साल भी होता है, 4 साल भी होता है, 10 साल भी होता है, अर्थात यहाँ ओ की मात्रा लगी हुई है, ये हो गया आपका अनिश्चित। मुझे 10 रुपये चाहिए, 10 रुपये चाहिए, ये निश्चित है। मुझे 10-20 रुपये चाहिए, मैंने कहा था। अगर किसी वाक्य में 2 संख्याएं परस्पर दी हुई हो तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। 2 संख्याएं परस्पर दी हुई हैं, ये है आपका अनिश्चित। इस गांव में लगभग 2000 लोग रहते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को रोकना चाहूँगा, इस वाक्य को ध्यान से देखिए। आपने कहा गुरुजी आपने बताया था कि अगर लगभग शब्द आ गया तो हम उसे अनिश्चित कह देंगे। अब बिल्कुल सही कहा मैंने, अब बिल्कुल सही कहा आपने भी। परंतु अगर रेखांकित कहीं भी नहीं है तो ये अनिश्चित होगा। परंतु अगर रेखांकित यहाँ कर दे इस पर, तो ध्यान रखिए मैंने नोट करके लिखाया है, अगर किसी वाक्य में वह आ जाए, यह आ जाए, इस आ जाए, उस आ जाए, इसे आ जाए, उसे आ जाए, कोई आ जाए, कुछ आ जाए, और इन शब्दों के तुरंत बाद अगर संज्ञा पद आ जाए तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है, मैंने लिखाया था। अगर अंडरलाइन कहीं भी नहीं है, अगर अंडरलाइन कहीं भी नहीं है तो ये अनिश्चित होगा। अगर अंडरलाइन यहाँ है तो ध्यान रखना ये सार्वनामिक विशेषण होगा। विशेष तौर से ध्यान रखने की बात नंबर 1। नंबर 2, इस स्कूल में 500 लोग पढ़ते हैं। इस 500 लोग पढ़ते हैं, ये निश्चित है मेरे बच्चे लोगों। अगर इसके नीचे अंडरलाइन करें तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। नोटबंदी का असर 2 करोड़ लोगों पर पड़ा। कितने करोड़ लोगों पर पड़ा? 2 करोड़ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये बात आपकी क्लियर हुई यहाँ तक। अगला विशेषण है आपका परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। सुन लीजिए, ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बता चुका हूं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के अंतर वो चीज़ें आती है जिनको अपन गिन सकते हैं, और परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत वो चीज़ें आती है जिनकी अपन नाप तोल कर सकते हैं। इसमें भी दो होते हैं मेरे बच्चे लोगों, एक होता है आपका निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराता है, और अनिश्चित वो होता है जो परिमाणवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता। मैं कहूँ एक मन गेहूँ, ये निश्चित परिमाणवाचक है, और मैं कहूँ मनो गेहूँ, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, तो मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, थोड़ा सोचना, दोनों में अंतर करना। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, और संख्या का मतलब संख्या। संख्या में वो चीज़ें जाती है जिनको गिना जा सके, परिमाण में वो चीज़ें आती हैं जिनकी नाप तोल की जा सके। पहला वाक्य, थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं, एक वाक्य है। दूसरा, 2 क्विंटल लकड़ी। तीसरा, मनो गेहूं। अगला, आज का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। अगला है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगला, बाल्टी भर पानी। अगला, परात भर मिट्टी। अगला है, उस पर तो घड़ों पानी पड़ गया। ये वाक्य थोड़ा विचार कीजिए बच्चे लोगों, फिर और लिखेंगे वाक्य आपको। थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। थोड़ा निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा, इसलिए निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहा, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक। पक्का। 2 क्विंटल लकड़ी निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक। मनो गेहूं अनिश्चित परिमाणवाचक। मनो का मतलब 2 मन भी होता है, 4 मन भी होता है, 10 मन भी होता है, 100 मन भी होता है। आज का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, ये निश्चित है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू में कितना पानी आता है निश्चित नहीं है, ये आपका अनिश्चित है। बाल्टी भर पानी, बाल्टी में कितना पानी आता है अनिश्चित। परात भर मिट्टी, परात में कितना पानी आता है अनिश्चित। उस पर तो घड़ों पानी पड़ गया, कितना पानी है घड़ों में, ये भी आपका अनिश्चित। पक्का भाइयों। अब मैं 6 सवाल आपको देना चाहता हूँ,
जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल आए हैं, आप हमने जो बात बताई है उसके आधार पर उनका उत्तर आपको देना है। ये एक प्रतियोगिता परीक्षा में आया हुआ सवाल है, सुनना। उसको मुझसे दुगना वेतन मिलता है। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल है, उसके पास मुझसे दुगना धन है। और तीसरा सवाल आपके पास 5 केले, इसके बाद 5 किलो केले, उसके बाद कुछ केले, उसके बाद थोड़े केले। ये 4-6 प्रश्न लिखे हैं, थोड़ा विचार कीजिए आप अपना मानस बनाइए कि इनका उत्तर क्या होना चाहिए। संख्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, संख्या में भी निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित, परिमाण में भी निश्चित होना चाहिए या अनिश्चित। ठीक है। दुगना बोले तो निश्चित और दुगना बोले तो निश्चित, ये बात हमारी समझ में आ गई। मैंने बताया दुगना हो, तिगुना हो, चौगुना हो, 5 गुना हो, ये सारे निश्चित होते हैं, तो ये तो निश्चित हो गया। अब अपन को ये चलना है कि निश्चित तो हैं परंतु निश्चित संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो वेतन होता है वो रुपयों में मिलता है और रुपये गिने जाते हैं, नापे और तोले नहीं जाते। तो ये तो होगा निश्चित संख्यावाचक। निश्चित है और निश्चित में भी क्या है, संख्यावाचक। पहली बात। आता है धन। धन रुपयों में नहीं आते, रुपये धन में नहीं आते। धन का मतलब होता है सोना, धन का मतलब होता है चांदी, धन का मतलब होता है जमीन जायदाद। अर्थात जमीन जायदाद, सोना चांदी गिने नहीं जाते, नापे और तोले जाते हैं। ये होगा एक निश्चित परिमाणवाचक। पक्का बच्चे लोगों, ये आया हुआ है। 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात अगर हम करते हैं, 5 केले निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। 5 किलो केले निश्चित परिमाणवाचक। पक्का। कुछ केले और थोड़े केले, ध्यान रहे दोनों ही पद अनिश्चित हैं। कुछ शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं और थोड़े शब्द अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। तो ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक और ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर भाइयों? ये आपको ये 6 उदाहरण है। ठीक है, आज बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमें देखते रहिए।